Hello everyone, welcome back to yet another revision lecture brought to you by CA Point, myself CA Shailesh Burani. Let's start with today's topic that is related to your consideration. Consideration जैसा अपन ने पहले के कुछ lectures में भी discuss करा है, that is something in return. Example जो अपन अभी तक लेते हुए चल रहे हैं, that is one person offered to another to sell his car for 1 lakh rupees. So the 1 lakh rupees that he would receive from the other person if he accepts the offer would be the consideration for him, and the car that he would be delivering to the other person would be consideration for the other person. That is something in return. यानी जब भी अपन कॉन्ट्रैक्ट करते हैं अपन को पता है दो पार्टीज होती है तो उसमें कंसिडरेशन होना ज़रूरी है. जनरली विदाउट कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट वैलिड, क्योंकि अपन ने देखा एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी या अपन कह सकते हैं प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन मिलकर अपने लिए एग्रीमेंट बनता है और एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी मिलकर अपने लिए कॉन्ट्रैक्ट बनता है. तो उसके अंदर ज़रूरी चीज़ एक अपने लिए आ जाती है, दैट इज़ कंसिडरेशन. इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले कंसिडरेशन, उसके रूल्स रेगुलेशन किस तरीके की हो सकती है और कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू द टॉपिक्स दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. तो वो सारी चीज़ें अपन डिस्कस करने वाले हैं. आइए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहली चीज़ जो अपने लिए है दैट इज़ कंसिडरेशन. कंसिडरेशन का बेसिक मतलब डेफिनेशन यहाँ पर अपन को बता रखी है. कंसिडरेशन का मतलब अपने लिए हो जाता है व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर. जैसे अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करा, दो पार्टीज होती है प्रोमिसर एंड प्रोमिसी. दैट इज़ एक पर्सन जो प्रोमिस करता है, दूसरा पर्सन जिसके लिए या जिसको प्रॉमिस किया जाता है, दैट इज नोन एज प्रोमिसर. द प्रॉमिस when at the desire of promisor the promise or in promisee or any other person has done from or abstained from doing, that is past consideration, or does or abstain from doing, that is your present consideration. promises to do or abstain from doing, that is future consideration. अब ये तीन चीज़ें यहाँ पर अपने लिए आ जाती है, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर कंसिडरेशन. पास्ट कंसिडरेशन का मतलब हो जाता है अपने लिए कोई काम अपन ने पहले कर लिया, उसके बदले में अब अभी अपन को रिवॉर्ड मिलेगा. प्रेजेंट कंसिडरेशन यानी अभी अपन काम करेंगे, पैसा अभी अपन को मिलेगा. एंड फ्यूचर कंसिडरेशन यानी आ जाता है कि प्रॉमिस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, यानी अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में इंटर एग्रीमेंट में अगर आप इंटर कर रहे हो जिसके लिए काम आप फ्यूचर डेट पे करोगे, दैट इज योर फ्यूचर कंसिडरेशन. एग्जांपल अपन ने डिस्कस करा, एडवांस आपने आज ले लिया, हो सकता है आर्टिकल्स अभी आपके पास नहीं हो, आप एक मैन्युफैक्चर हो, आप मैन्युफैक्चर करोगे कुछ महीने बाद और फिर आप उस प्रोडक्ट को डिलीवर करोगे, दैट वुड बी योर फ्यूचर कंसिडरेशन. नेक्स्ट आ रहे हो लीगल रूल्स फॉर वैलिड कंसिडरेशन. सबसे पहला, मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, यानी कंसिडरेशन जब भी मूव करेगी मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर. प्रोमिसर कौन होता है? जो इंसान ऑफर दे रहा है, दैट इज नोन एज प्रोमिसर. जिसको ऑफर दिया जाता है दैट इज नोन एज प्रोमिसी. सो प्रोमिसर की डिजायर पे यानी जैसा वो चाहेगा वैसी कंसिडरेशन मूव करनी चाहिए, क्योंकि दो पार्टीज है, दोनों कॉन्शियस फ्रीडम होनी चाहिए, यानी दोनों सेम चीज़ को सेम सेंस में एग्री करनी चाहिए. तो अगर मैंने डिसाइड किया कोई चीज़ आपको सप्लाई करने का, तो आप किस तरीके से पेमेंट करोगे वो मैं डिसाइड करूंगा. नेक्स्ट, कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हु इज नॉट अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट. यानी मैंने आपको कार बेचने का बोला, मैंने बोला कि आप मुझे 1 लाख रुपए दोगे, तो हो सकता है 1 लाख रुपए आप मुझे दो या फिर आप किसी और को ऑथराइज कर दो मुझे 1 लाख रुपए देने के लिए, बट वो मुझे ये इन्फॉर्मेशन देगा कि वो आपके बिहाफ पे पेमेंट कर रहा है. दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट. दैट इज कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हु इज नॉट अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी थर्ड पर्सन भी इस केस में पेमेंट कर सकता है. नेक्स्ट, कंसिडरेशन में भी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. नेक्स्ट, मस्ट बी लीगल, यानी जो रिटर्न में आप दे रहे हो चीज़ दैट शुड बी लीगल, यानी पेमेंट कर रहे हो कैश में कर रहे हो, दैट इज लीगल पेमेंट. अगर हो सकता है मैंने आपको या आपने मुझे प्रॉमिस किया कि आप मुझे कार दे दो, इसके बदले में इस पर्टिकुलर इंसान को मैं आपके लिए मार दूंगा, या आपका इसके साथ कोई बिजनेस डिस्प्यूट है तो मैं इसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करूंगा. ऑल दीज थिंग्स आर नॉट लीगल, दैट इज वाई द कंसिडरेशन वुड नॉट बी कंसिडर्ड लीगल, दैट इज वाई इट वुड नॉट फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट. वो एग्रीमेंट तक ही आकर रह जाएगा. इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है यहाँ पर, कंसिडरेशन मस्ट बी लीगल. एंड लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट, यानी ज़रूरी नहीं है. फॉर एग्जांपल, अगर आप एक प्लॉट बेच रहे हो, आप एक मकान बेच रहे हो, उस एरिया में मकान का वैल्यूएशन, जनरल वैल्यूएशन या अपन कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑल्सो वैल्यूएशन अगर 50 लाख है, आप चाहो तो उसको उससे कम प्राइस में भी बेच सकते हो. दैट इज कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट, यानी आपकी मर्जी है, आप चाहो तो उसको 1 रुपये में भी बेच सकते हो. कंसिडरेशन होना जरूरी है, प्रॉपर या पूरी कंसिडरेशन होना जरूरी नहीं है, यानी नीड नॉट बी एडिक्वेट. कुछ भी पैसा अगर आपको उसके बदले मिल रहा है जो आपने डिमांड करा था, आपने एग्री कर लिया, दैट इज अ वैलिड कंसिडरेशन, बट द कंडीशन इट मस्ट बी लीगल.
नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन, यानी कि जनरली विदाउट कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट बन नहीं सकता, बट देर आर सर्टेन एक्सेप्शंस जहाँ पर अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन है तो भी वो वैलिड माना जाएगा. सबसे पहला एग्रीमेंट ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, ये यूजुअली काउंट किया जाएगा इन केस ऑफ व्हेन द एग्रीमेंट इज और द कॉन्ट्रैक्ट इज बिटवीन द फैमिली मेंबर्स, इमीडिएट फैमिली मेंबर जिसका ब्लड रिलेशन है, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट नेचुरल लव एंड अफेक्शन की कैटेगरी के अंदर इंक्लूड किया जाएगा. When such agreement is made, it is valid even without consideration provided following conditions are satisfied. सबसे पहला राइटिंग में होना चाहिए, दूसरा रजिस्टर्ड अंडर लॉ, यानी जो भी लॉ आपका वहाँ पे टाइम बीइंग है अगर उसमें लिखा हुआ है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, अटेस्टेड होना चाहिए, नोटरी होनी चाहिए, तो वो सारी फॉर्मेलिटीज आपको पूरी करनी पड़ेगी. मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन बिटवीन द पार्टीज, यहाँ पर यूजुअली ब्लड रिलेशन को काउंट किया जाता है. द पार्टी स्टैंड इन नियर रिलेशन, ब्लड रिलेशन को मेंशन करने के लिए यहाँ पर अपन ने लिख दिया नियर रिलेशन टू ईच अदर. वो ये सारी कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हो रही है तो एग्रीमेंट अगर आप बना रहे हैं that is even without consideration but on account of natural love and affection, that is also a valid or that can turn out to be a valid contract. Usually agreement without consideration are not turning out to be contract, यानी वो contract का फॉर्म लेते ही नहीं है, बट उसके कुछ एक्सेप्शंस है, यानी एक्सेप्शंस दैट कंसिडरेशन के बिना भी, ये अपन कह सकते हैं यूजुअली कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर कंसिडरेशन बट देयर आर सर्टेन सिचुएशंस वेयर विदाउट कंसिडरेशन ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट्स आर वैलिड. जिसके अंदर पहली सिचुएशन जो अपन को बता रखी है दैट इज एग्रीमेंट ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन. सेकेंड है promise to compensate voluntary services, such an agreement is valid wholly or in part even without consideration. वॉलंटरी सर्विसेज यानी आपने कोई काम करा अपनी मर्जी से करा, अगर उसके लिए कोई आपको कंपेंसेट करना चाहता है और उसने कुछ प्रॉमिस करा तो उसके बदले में वापस अब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. एग्जाम्पल, ए finds B's purse and give it to him. B promises to give him 50 rupees. There is no contract to compensate for some voluntary services. नेक्स्ट, प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड डेब्ट. अब टाइम बार्ड डेब्ट क्या होता है? यूजुअली देयर इज अ लिमिटेशन एक्ट. लिमिटेशन एक्ट में हर चीज़ का एक लिमिटेशन पीरियड मेंशन किया हुआ है, यानी कि हर एक सिचुएशन को कितने टाइम के अंदर आप कोर्ट में लेकर जा सकते हो उसका लिमिटेशन, उसका टाइम पीरियड, मैक्सिमम टाइम पीरियड मेंशन्ड है. फॉर एग्जांपल, योर टाइम बार्ड डेब्ट, यूजुअली यू कैन फाइल अ केस फॉर द लोन दैट यू आर गिवन टू समवन विद इन अ पीरियड ऑफ 3 years. अगर वो पे नहीं कर रहा, दैट इज योर डेब्ट, आपने किसी को दिया है, अगर वो पेमेंट नहीं कर रहा 3 साल के अंदर अंदर आप उसके ऊपर केस कर सकते हो. 3 साल के बाद वो टाइम बार्ड बन जाता है. अब टाइम बार्ड बन जाता है यानी आपके अगेंस्ट, आप उसके अगेंस्ट में लीगल एक्शन नहीं ले सकते, बट आपकी राइट उससे पैसा रिसीव करने की ख़त्म नहीं होती. यानी आपका पैसा अभी भी है उस इंसान के पास और आप ले सकते हो, और वो देना चाहे तो वो दे भी सकता है. आप लीगली उसके अगेंस्ट में नहीं जा सकते अगर वो टाइम बार्ड बन गया. तो प्रॉमिस टू पे अ टाइम बार्ड डेब्ट, इट इज वैलिड इवन विदाउट कंसिडरेशन प्रोवाइडेड द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड. द प्रॉमिस टू पे डेब्ट शुड बी इन राइटिंग में होना चाहिए कि मैं आपसे इतने पैसे, आपने मुझसे इतने पैसे लिए हैं और इतना पैसा आप मुझे वापस देने वाले हैं. द प्रॉमिस मस्ट बी साइंड बाय द डेटर, यानी जिसने पैसा लिया है उसका साइन होना चाहिए. अगर टाइम बार्ड डेब्ट कोई पे करना चाहता है और वो राइटिंग में है तो उसके बदले में वापस आपको कुछ देने की ज़रूरत नहीं है. दैट इज़ वैलिड इवन विदाउट कंसिडरेशन. नेक्स्ट, गिफ्ट. जैसा अपन को पता ही है, गिफ्ट का मतलब ये हो जाता है अपन अपनी इच्छा से किसी इंसान को कोई गिफ्ट देते हैं, उसके बदले में आपको वापस कुछ मिले, ऐसा ज़रूरी नहीं है. दैट इज़ वाई गिफ्ट एक्चुअली मेड विदाउट कंसिडरेशन विल नॉट अफेक्ट इट्स वैलिडिटी. नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी. एजेंसी का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस होता है जहाँ पर 3 पार्टीज हो जाती है. एक तो प्रिंसिपल हो जाता है, 2 पार्टीज रहती है एजेंसी के अंदर, एक प्रिंसिपल और एक उसका एजेंट. प्रिंसिपल यानी एक इंसान जिसका मेन बिजनेस है, एजेंट यानी एक और इंसान जिसको प्रिंसिपल अपॉइंट करता है अपने बिहाफ पे सारा का सारा काम करने के लिए. तो इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, even if it is formed without consideration, it would be considered valid. और लास्ट आ जाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ग्रैटिट्यूस बेलमेंट. अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ग्रैटिट्यूस बेलमेंट क्या हो जाता है? बेलमेंट का मतलब ये हो जाता है आप अपने गुड्स किसी और पर्सन को डिलीवर कर रहे हो अंडर अ स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट, अंडर द टर्म्स एंड कंडीशन कि जब वो काम पूरा हो गया तो वो सामान आप वापस दे दोगे.
Section 148 defines bailment as the delivery of goods from one person to another for some purpose upon the condition that they shall be returned back once the contract is complete. अब जिसका मतलब अगर एग्जाम्पल लेना चाहे बेलमेंट का, फिर ग्रेटिटियस बेलमेंट अपन समझेंगे. बेलमेंट का एग्जाम्पल लेना चाहे, मान लो आपने अपनी स्कूटी सर्विस पे दी है सर्विस सेंटर पे, तो जो स्कूटी आपने अपनी यानी आपने अपने गुड्स दूसरे इंसान को डिलीवर करे अपॉन अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट जो आप साइन करते हो सर्विस एग्रीमेंट, अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस, दैट इज पर्पस क्या हो गया यहाँ पर कि आपकी स्कूटी सामने वाली एजेंसी सर्विस कर कर वापस देगी. पर्पस अपॉन अ कंडीशन दैट दे शैल बी रिटर्न बैक वंस द कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीट, यानी जब आपकी सर्विस कंप्लीट हो जाएगी तो सामने वाली पार्टी आपको स्कूटी वापस देगी. सो दैट इज योर बेलमेंट. अब इसके अंदर आपको पेमेंट करना पड़ता है, तो यहाँ पे कंसिडरेशन को होना जरूरी है बिकॉज दैट इज अ नॉन ग्रेटिटियस बेलमेंट, जिसमें आपका इंटेंशन कोई भी चीज़ को फ्री में डिलीवर करने का नहीं था. इसमें आपका इंटेंशन था कि सामने वाली पार्टी के लिए जो मैंने काम करा उसके लिए मुझे या उसके बदले में मुझे पेमेंट मिले, तो ये नॉन ग्रेटिटियस बेलमेंट की कैटेगरी के अंदर इंक्लूड किया जाता है. अपन बात कर रहे हैं ग्रेटिटियस बेलमेंट की. ग्रेटिटियस बेलमेंट एक तरीके का ऐसा बेलमेंट होता है जहां पर आप अपने गुड्स किसी और को डिलीवर कर रहे हो अंडर अ सर्टेन कंडीशन, दैट वो कंडीशन पूरी होते ही आप अपना सामान वापस ले लोगे. अब इसके अंदर ये चीज़ हो जाएगी अपने लिए, ग्रेटिटियस का एग्जाम्पल लेना चाहें जिसमें आपका इंटेंशन वापस रिटर्न में कुछ पैसे कमाने का नहीं हो. फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव अ पेट डॉग, मेरे पास एक पेट डॉग है, मैं कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूँ, मेरे घर पे कोई भी नहीं है जो उसका ध्यान रखे, तो मैंने पड़ोसी को अपना पेट डॉग दिया उसका ध्यान रखने के लिए, और जब मैंने बोला कि जब मैं वापस आऊँगा एक हफ्ते बाद तो मैं आपसे ये वापस ले लूँगा. अब एक हफ्ते में उसको खिलाने पिलाने का अगर उन्होंने कुछ खर्चा करा तो उसके बदले में अगर मैं कुछ नहीं भी देता तो वो वैलिड माना जाएगा, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन, क्योंकि यहाँ पर ग्रेटिटियस बेलमेंट थी, यानी मेरा इंटेंशन सामने वाली पार्टी से इस बेलमेंट के थ्रू पैसे रिसीव करने का नहीं था, या सामने वाली पार्टी का मेरे से पैसे लेने का इंटेंशन नहीं था. दैट इज आउट ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ नेबर उन्होंने मेरी हेल्प करी, और आउट ऑफ द रिलेशन बिटवीन मी एंड माई नेबर उन्होंने मेरी ये हेल्प करी. तो जहाँ पर कोई इंटेंशन पार्टीज का पैसे लेने का नहीं होता इन रिस्पॉन्स टू द सर्विसेज और द हेल्प दैट दे हैव प्रोवाइडेड, दैट इज नोन एज योर ग्रेटिटियस बेलमेंट. तो अगर ऐसी कोई चीज़ है तो वो वैलिड मानी जाएगी इवन विदाउट अ कंसिडरेशन. लास्ट चीज़ जो अपन को यहाँ पर कंसिडरेशन के टॉपिक के अंदर पढ़नी है, दैट इज सूट बाय अ थर्ड पार्टी, सूट बाय थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट. यूजुअली कॉन्ट्रैक्ट दो लोगों के बीच में होता है, तीसरी पार्टी का कोई भी रोल यहाँ पर नहीं होता, बट काफ़ी ऐसी सिचुएशंस आ जाती है जहाँ पर थर्ड पार्टी भी केस कर सकती है, दैट इज सूट बाय अ थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट. सबसे पहला इन केस ऑफ ट्रस्ट. अब ट्रस्ट क्या हो जाता है, ट्रस्ट अपन ने देखा काफ़ी मंदिर वगैरह का ट्रस्ट जो होता है वो ट्रस्ट यहाँ पर भरोसे वाली चीज़ नहीं होती. ट्रस्ट का मतलब ये हो जाता है एक ऐसा अरेंजमेंट जिसके अंदर तीन पार्टीज हो जाती है, एक तो क्रिएटर ऑफ ट्रस्ट दैट इज योर ऑथर ऑफ ट्रस्ट, दूसरा अपने लिए हो जाता है, एक तो हो जाता है अपने लिए ऑथर ऑफ ट्रस्ट, दूसरा हो जाते हैं अपने लिए ट्रस्टी, और तीसरा हो जाते हैं अपने लिए बेनिफिशियरी. अब ये क्या होता है अपन समझते हैं. ऑथर ऑफ ट्रस्ट जो ट्रस्ट क्रिएट करता है, ट्रस्टी जो ट्रस्ट को मैनेज करते हैं या ट्रस्ट के पैसे को मैनेज करते हैं, एंड बेनिफिशियरी जिसके बेनिफिट के लिए ट्रस्ट बनाया जाता है. तो अगर ट्रस्टीज कुछ गलत कर रहे हैं, ट्रस्टीज ने कोई ऐसा एग्रीमेंट करा है जिससे बेनिफिशियरी को नुकसान हो रहा है, तो ऑल्दो बेनिफिशियरी इज नॉट अ डायरेक्ट पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ट्रस्टी ही करते हैं ट्रस्ट के बिहाफ पे, बट क्योंकि बेनिफिशियरी के लिए ट्रस्ट बनाया जाता है तो इस केस में बेनिफिशियरी भी केस कर सकता है, या अपन कह सकते हैं बेनिफिशियरी के फायदे के लिए ट्रस्ट बनाया जाता है तो इसके केस में बेनिफिशियरी इवन दो इज नॉट अ डायरेक्ट पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट वो केस कर सकता है. नेक्स्ट इज इन केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट. फैमिली सेटलमेंट के केस में कोई फैमिली मेम्बर जैसे दो अपन कह सकते हैं फैमिली पार्टीशन हो गया, बच्चों ने मिलके एग्री करा कि वो जो भी पेमेंट है अपनी मदर को या टूवर्ड्स द बिजनेस करेंगे, बाद में अगर वो नहीं कर रहे तो वो सारी चीज़ें की गई थी फॉर द बेनिफिट ऑफ द फैमिली, फैमिली सेटलमेंट के लिए, तो अगर वो फुलफिल नहीं कर रहे तो द सीनियर मेंबर्स ऑफ द फैमिली कैन फाइल अ केस इवन दो दे वर नॉट अ पार्टी और दे वर नॉट अ मेंबर टू द कॉन्ट्रैक्ट. नेक्स्ट इज इन केस ऑफ सर्टेन मैरिज कॉन्ट्रैक्ट. अगर एल्यूमिनी वगैरह आपने पे करने का रेडी करा है, या अपन कह सकते हैं मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के केस में देर आर सर्टेन सिचुएशन जहाँ पे आप प्रॉमिस करते हो दूसरी पार्टी को पेमेंट के लिए, तो इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन इवन दो वो इन्फोर्स कराने के लिए किसी थर्ड पार्टी को अपन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अगर किसी के सामने वो चीज़ की गई है. नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू थ्रू एंड एजेंट. अब प्रिंसिपल के बिहाफ पे एजेंट काम करता है,
कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए विद द थर्ड पार्टी और विद द पब्लिक और विद द वी कैन से द क्लाइंट्स. तो इसके केस में इवन दो एजेंट ने कॉन्ट्रैक्ट करा बट किसके बिहाफ पे करा, दैट इज ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल. सो प्रिंसिपल even though not being a direct party to a contract but he can file a case against the third party, क्योंकि एजेंट जो भी काम कर रहा था वो उसके बिहाफ पे उसके ऑर्डर्स पे कर रहा था within the powers that were given to him by the principal. तो इसके केस में प्रिंसिपल although not being a direct party can file a case. तो ये था अपना कंसिडरेशन का टॉपिक. अब अपन डिस्कस करने वाले कुछ क्वेश्चंस relating to the earlier topics, that is your nature of contract, types of contract and your offer acceptance, and the last topic that we have studied today that is related to your consideration. सबसे पहला Mr. W boards a bus at a bus stop. He travels for some distance and on arrival at his destination he makes a move to get off the bus. The conductor stops him and asks for the fare. He denies the duty to pay to say that he did not form any contract comment. अब ये यहाँ पर अपन ने डिस्कस हो जाएगी, हो जाता है अपना क्वेश्चन relating to your types of कॉन्ट्रैक्ट, जिसके अंदर ये अपने लिए हो जाएगा इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट. इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट यानी अगर आप बस स्टेशन पे खड़े हो, बस आती है रुकती है, आप उसमें बैठते हो तो जो भी फेयर है वो आपको देना पड़ेगा. दैट इज बाय द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज. ओरल या रिटन होना जरूरी नहीं है. नेक्स्ट, स्टेट वेयर द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स आर क्रिएटेड इन द फॉलोइंग केसेस. सबसे पहला, मिस्टर आर promises to supply 4 teakwood chairs to Mr. S for a price which shall be fixed by Mr. F. तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, क्योंकि आप इसमें ऑफर भी है, एक्सेप्टेंस भी है, अपन कह सकते हैं इसमें एक वैलिड काम, वैलिड ऑब्जेक्ट भी है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है. सेकेंड, मिस्टर पी promises to pay 10 lakhs to Mr. T if he brings back to life Mr. P's dead wife. ये इम्पॉसिबल एक्ट है, यानी जब कोई इंसान मर गया तो कितना भी पैसा दे दो वो वापस लाइफ में नहीं आ सकता. तो ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनाना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है. नेक्स्ट, मिस्टर ए अ मदर promises to give 500 to her son if he accompanies her for shopping. ये एक डोमेस्टिक और ये आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन अपन कह सकते हैं, एक ऐसा सोशल एग्रीमेंट है या फैमिली एग्रीमेंट है, तो इसको कॉन्ट्रैक्ट तक जाने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा. नेक्स्ट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के लिए अपने लिए ज़रूरी हो जाता है लीगल रिलेशन स्टैब्लिश करना, यहाँ पर लीगल रिलेशन स्टैब्लिश नहीं हो रहा. नेक्स्ट, मिस्टर पी promises to pay 10 crores to Mr. N if he resigns from his party and joins Mr. P's political party. ये एक पॉलिटिकल एग्रीमेंट है, ये अगेन कोई भी इंटेंशन इसके अंदर लीगल रिलेशन क्रिएट करने का आपका नहीं है, तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, ये एग्रीमेंट तक की स्टेज पे ही रहेगा, ये पॉलिटिकल एग्रीमेंट के अंदर आएगा. थर्ड जो था वो अपने लिए फैमिली एग्रीमेंट के अंदर आ जाता है. सेकंड जो था वो इम्पॉसिबल आ जाता है, इलीगल इम्पॉसिबल आ जाता है, क्योंकि वो चीज़ परफॉर्म करना, ऑब्जेक्ट इज़ अनअटेनेबल, वो ऑब्जेक्ट आप पूरा नहीं कर सकते. पहला जो सिचुएशन अपन को बताया गया है वो कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर अपन बढ़े, मिस्टर ए exhibits an article in his window, a shop window, with a price tag attached to it. A customer offers to buy the article for the same price if the shopkeeper bound to part the article receiving the price offered by the customer. अब यहाँ पर बाउंड नहीं होगा शॉपकीपर, रीजन बिकॉज अपन ने कल डिस्कस करा था, दैट इज ऑफर एंड इन्विटेशन टू ऑफर. सो अगर कोई विंडो डिस्प्ले पे आपने चीज़ लगा रखी है जिसके साथ प्राइस टैग मेंशन्ड है, तो वो इन्विटेशन टू ऑफर है, जिसमें आपका इंटेंशन है कि कस्टमर आए और आपको ऑफर दे. तो कस्टमर आया, उसने आपको ऑफर दिया फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्राइस. नाउ इट इज अप टू यू वेदर यू वांट टू डिलीवर इट और नॉट एट दैट पर्टिकुलर प्राइस. यू आर नॉट बाउंड बाय दैट थिंग बिकॉज दैट इज इन्विटेशन टू ऑफर. वो ऑफर नहीं था, क्योंकि अपन ने देखा प्राइस टैग, प्राइस लिस्ट या किसी भी तरीके से आप इंड्यूस कर रहे हो कस्टमर को आपको ऑफर देने के लिए, तो वो आपको ऑफर मिला. नाउ यू हैव द राइट वेदर यू वांट टू एक्सेप्ट दैट ऑफर और रिजेक्ट दैट ऑफर. कहीं पे भी शॉपकीपर बाउंड नहीं है, क्योंकि ये इन्विटेशन टू ऑफर था, ऑफर नहीं था. नेक्स्ट, मिस्टर एक्स इज इन नीड फॉर मनी एंड ऑफर्ड टू सेल हिज कैसियो टू जेड for ₹6,000. Z refused to buy the same at the stated price. यानी मेरे को पैसे की ज़रूरत थी, यहाँ पे एग्जांपल है मिस्टर एक्स को पैसे की ज़रूरत थी, उसने एग्री करा कि वो कैसियो बेचेगा टू Z फॉर ₹6,000. Z ने मना कर दिया कि इस प्राइस पे वो खरीदने के लिए इच्छुक नहीं है. X gradually reduced the price and quoted 2,000 was reached which Z accepted. यानी X ने और प्राइस कम करी, 2,000 तक ऑफर किया, Z ने एक्सेप्ट कर लिया. बिफोर द कैसियो वॉज डिलीवर्ड, यानी जब एक्स डिलीवर करने वाला था कैसियो टू जेड,
उसको ए की तरफ से ऑफर आया 4,500 रुपये से रिलेटेड, उसको लगा 2,500 रुपये का अपने लिए फ़ायदा है, तो उसने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया जेड के साथ, ये कहते हुए कि जो पैसा आप मुझे दे रहे हो वो एडिक्वेट नहीं है। मिस्टर एक्स लायबल टू पे डैमेजेस टू मिस्टर जेड फॉर द फेलियर ऑफ परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा येस, ही हैज़ टू पे द डैमेजेस। रीज़न, आपने ऑफर दिया 2,000 रुपये का, सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया। अभी अपन ने कंसिडरेशन के अंदर पढ़ा, कंसिडरेशन होनी ज़रूरी है, लीगल कंसिडरेशन होनी ज़रूरी है। लीगल कंसिडरेशन यहाँ पर है, यानी जो पैसा आपने जो पैसा आपने एग्री करा पेमेंट करने का, वो आप कैश में पे कर रहे हो, दैट इज़ अ लीगल टेंडर। तो लीगल कंसिडरेशन है। कंसिडरेशन एडिक्वेट होना ज़रूरी नहीं है, तो 6,000 का केस है, अगर आप 2,000 रुपये में बेच रहे हो या 1 रुपये में भी बेच रहे हो, सामने वाले ने एग्री कर लिया, वो आपको उतने पैसे देने के लिए तैयार है, तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब आप कॉन्ट्रैक्ट से पीछे हटोगे तो जो भी डैमेजेस है फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फॉर ब्रेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑन योर पार्ट, तो वो आपको पे करने पड़ेंगे। तो सेम यहाँ पर सिचुएशन रहेगी। मिस्टर एक्स ने ऑफर दिया, लास्ट में 2,000 रुपये का, जेड ने एक्सेप्ट कर लिया, बाद में उसको और ऊपर ऑफर आया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकता, कहते हुए कि कंसिडरेशन कम थी। कंसिडरेशन कम हो, मिनिमम हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, कंसिडरेशन होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करा उसके लिए आपको डैमेजेस देने पड़ेंगे। नेक्स्ट, मिस्टर रमेश प्रॉमिस टू पे 50,000 टू हिज वाइफ मिस्टर लाली सो दैट शी कैन स्पेंड द सम ऑन हर 30th बर्थडे। मिसेस लाली insisted her husband to make a written agreement if he loved her. Mr. Ramesh had made a written agreement and the agreement was registered under the law. Mr. Ramesh failed to pay the specified amount to wife Miss Lali. Mrs. Lali wants to file a suit against Mr. Ramesh and recover the promised amount referring to the applicable provision of the Indian Contract Act. Advise whether Mr. Lali will succeed. अब यहाँ पर अगेन अपना क्वेश्चन हो जाता है रिलेटेड टू योर कंसिडरेशन। अब कंसिडरेशन के अंदर अपन ने पढ़ा कंसिडरेशन होना ज़रूरी है, बट उसके एक्सेप्शंस भी थे, यानी देर आर सर्टेन एग्रीमेंट्स दैट आर वैलिड विदाउट कंसिडरेशन, जिसके अंदर सबसे पहला था आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, यानी अगर कोई एग्रीमेंट ऐसा आप बनाते हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा बनाते हो जिसमें कंसिडरेशन नहीं है, दैट इज़ आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, तो वो वैलिड माना जाएगा। उसकी कंडीशंस थी कि वो राइटिंग में होना चाहिए, साइंड होना चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पर प्रेजेंट है। आपने एग्रीमेंट बनाया, साइन करा, रजिस्टर्ड कर दिया, जो भी रिक्वायरमेंट थी अंडर द लॉ, रजिस्टर्ड अंडर द लॉ, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब अगर मिस्टर रमेश ने जो प्रॉमिस करा 50,000 रुपये देने का अपनी वाइफ को, अगर वो फुलफिल नहीं करते तो उनकी वाइफ एक्शन ले सकती है। इसके अंदर अपन को समझाना है कंसिडरेशन होती क्या है, फिर बताना है कि कंसिडरेशन के बिना भी सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट्स आर वैलिड, जिसके अंदर पहली कंडीशन नेचुरल लव एंड अफेक्शन, उसकी कंडीशंस अपन को बतानी है जो अपन ने डिस्कस करी। एग्रीमेंट होना चाहिए राइटिंग में, और जो भी एक्ट है उसके द्वारा रजिस्टर्ड होना चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पर प्रेजेंट थी। तो ये सारी चीज़ों की प्रेजेंस की वजह से जो भी आपने प्रॉमिस करा वो आपको करना पड़ेगा, नहीं करते तो उसके अगेंस्ट में एक्शन उनकी वाइफ ले सकती है। Define the term acceptance under the Indian Contract Act and legal rules regarding valid acceptance। ये डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, जिसके अंदर अपन देखेंगे एक्सेप्टेंस होता क्या है। जब एक पर्सन को ऑफर दिया जाता है, अगर वो एसेंट दे देता है, दैट इज वैलिड एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस कब प्रॉपर माना जाएगा, कम्युनिकेट होना चाहिए टू द ऑफरर, प्रॉपर तरीके से होना चाहिए एक्सेप्टेंस। तो सारे जो लीगल रूल्स रेगुलेशन अपन ने पढ़े, ये पास्ट ईयर क्वेश्चन है, तो इसलिए अपन को ये समझने ज़रूरी है। 2-3 अपन ने 4-5 क्वेश्चन पढ़े, दैट वर योर सिचुएशन बेस्ड और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। दीज आर योर डायरेक्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर सबसे पहले अपन से पूछा गया एक्सेप्टेंस क्या होता है, और उसके वैलिड एसेंशियल जो अपन ने डिस्कस करे वो सारे आपको यहाँ पर लिखने हैं। नेक्स्ट, जनरल रूल इज दैट एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। डिस्कस द केसेस वेयर एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वैलिड एंड इन्फोर्सेबल एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872। अब इसका यहाँ पर आ जाता है, जनरली कंसिडरेशन के बिना कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होते। There are certain situation where the contracts are valid without consideration also। अभी लास्ट टॉपिक अपन ने वही डिस्कस करा, दैट इज आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, एजेंसी फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, टाइम बार डेप्ट, ये सारे एक्सेप्शंस हैं, वो यहाँ पर आपको लिखने हैं और एक्सप्लेन करने हैं। नेक्स्ट, अरुण हैज 2 cars, one of white color and the other of red color। He offers to sell one of his cars to Basu, thinking that he is selling the car which is of white in color. Basu agrees to buy the car
थिंकिंग दैट अरुण इज सेलिंग द कार विच इज रेड इन कलर, यानी अरुण के पास दो कार है, व्हाइट और रेड। अरुण व्हाइट बेचना चाहता था, बासु को लगा वो रेड बेचना चाहता है। विल द एग्रीमेंट बिकम अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, येस और नो? यहाँ पर आंसर रहेगा नो। रीजन बीइंग यहाँ पर कॉन्शियस एट ईडम नहीं था, यानी दोनों पार्टी सेम चीज़ को सेम सेंस में नहीं समझ रही। देयर इज अ कन्फ्यूजन रिगार्डिंग द ऑब्जेक्ट दैट वी वुड डील इन। सो यहाँ पर एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन के एग्रीमेंट तक की स्टेज पर रहेगा, क्योंकि दोनों पार्टीज कॉन्शियस एट ईडम में नहीं है, यानी सेम चीज़ को सेम सेंस में नहीं समझ रही। एक चाहता है वाइट कार बेचना, दूसरे को लग रहा है कि रेड कार बेची जा रही है, तो बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट अल्टीमेटली वी कैन से एग्रीमेंट जो है अल्टीमेटली फॉल आउट करेगा, वो इन्फोर्स नहीं हो पाएगा, इसलिए वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, क्योंकि पार्टीज़ का कॉमन कॉन्शियस एट ईडम नहीं है, यानी दोनों पार्टी सेम चीज़ को सेम सेंस में नहीं समझ रही। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस और अपने पहले कुछ टॉपिक्स रिलेटेड टू योर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872। आगे आने वाले टॉपिक्स में हम लोग समझने वाले हैं दैट इज़ कौन कौन सी पार्टीज़ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर नहीं कर सकती, कौन कौन से एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हैं जो एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड है। ये सारी चीज़ें आने वाले कुछ लेक्चर्स के अंदर अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसी तरीके से पहले डिस्कस करेंगे, फिर अपन क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, कुछ सिचुएशन बेस्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, कुछ ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन जो पिछले कुछ सालों में पूछे गए हैं, ताकि अपना वो रिवीजन टाइप भी पूरा हो जाए सारी चीज़ों का। पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी अपन कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। सो बने रहिए टू द चैनल ऑफ CA Point फॉर मोर इंटरेस्टिंग रिवीजन लेक्चर्स। टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।